स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन सत्ता की साझेदारी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग, इंग्लिश में हम इसको पावर शेयरिंग कहेंगे। पावर शेयरिंग यानी कि शक्तियों में साझापन यानी कि शक्तियों का बंटवारा। तो पहले तो हमारे लिए ये ही समझना ज़रूरी है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है। सत्ता की साझेदारी से अभिप्राय है कि जो भी हमारे शक्तियाँ मतलब कि जो भी हमारे स्तर हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, उनमें शक्तियों का, पावर का बंटवारा, शासकीय बंटवारा करना क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। फिर आगे इसमें आ जाता है कि इसमें हम दो देशों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि किस तरह वहाँ पर सत्ता का बंटवारा किया गया और वहाँ पर अलग अलग तरीके से सत्ता का बंटवारा किया गया और कैसी स्थिति वहाँ पर क्रिएट हो गई। पहला जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो है बेल्जियम का। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम जो है वो यूरोप का देश है और वो बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा देश है। उसकी आबादी हरियाणा राज्य से भी कम है और उसका क्षेत्रफल भी कम है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। लेकिन ये एक छोटा सा देश होते हुए भी यहाँ की जो जातीय बनावट है वो बहुत ही जटिल है। जातीय बनावट यानी कि वहाँ पर कौन सी भाषा के बोलने वाले, कौन सी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार, बहुत बार 6 नंबर में भी पूछा जाता है बेटा, 2 नंबर में भी पूछा जाता है और कई बार 1 नंबर में भी, कि बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है। जब बेल्जियम का जातीय मॉडल आएगा डिटेल में तो उसमें हमें सारा बताना पड़ता है। लेकिन अगर 2 नंबर या 1 नंबर में जब हमारा पूछा जाता है तो हम जातीय जो बनावट बताते हैं कि मान लो 1 नंबर में पूछा गया है तो उसमें हम थोड़ा बड़ा करती हूँ, ठीक है। जो देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। अब जो ये बेल्जियम का आपको चित्र दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, इसमें जो ये येलो कलर है ये फ्लेमिश इलाका है, यानी कि पूरे जो देश है उसको 2 राज्यों में बांटा गया है। ये फ्लेमिश है और ये वेलोनिया है, ठीक है, वेलोनिया जो है। अब इसमें जो फ्लेमिश इलाका है यानी कि ये येलो कलर वाला जो इलाका है, इसमें कितना % रहता है कुल आबादी का? 59% रहते हैं। और क्या वो कौन सी भाषा बोलते हैं? ये डच भाषा। देखो बेटा, एक बार इसको समझ के याद कर लोगे, बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेल्जियम को 2 मुख्य राज्य हैं वहाँ पर, ये फ्लेमिश है और ये वेलोनिया है। फ्लेमिश इलाके में इसकी टोटल जो आबादी है 100% का 59% रहता है, ठीक है। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है, शेष जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। अब जो बाकी के बचे 59% वो वेलोनिया में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रहते हैं। और कौन सी? ये वेलोनिया है, 1 मिनट, ये वेलोनिया है और यहाँ पर रहते हैं। और 40% जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। अब 1% जो बचे वो ये हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। अब पूरे 100% हो गए, यानी कि 59% फ्लेमिश में रहते हैं, डच बोलते हैं 59%, 40% वेलोनिया में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। मैं F लिख रही हूँ फ्रेंच का, ठीक है। और ये जो 1% जो हमारा बचा, ये क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें जो है कि ये जो आपको ये ऑरेंज सा कलर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ की कैपिटल है, इसका नाम है ब्रुसेल्स, ठीक है। अब ये तो पूरे देश की आबादी है। अब जो ब्रुसेल्स की आबादी है उसमें क्या है कि वहाँ पर
80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ऑल ओवर अगर हम परसेंटेज देखें तो जो डच बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स की देखते हैं तो वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, डच बोलने वाले लोग कम हैं। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो लोग, आबादी तो उनकी कम है, प्रतिशत भी उनका कम है, लेकिन वो धनी हैं, समृद्धि के मामले में वो बहुत ही आगे हैं डच वालों से। किससे? डच वालों से। यानी कि जो ब्रुसेल्स का अगर हम लगाएं, मान लो पूरे उसका भी ना लगाएं, तो 20% जो फ्रेंच हैं और जो 80% डच हैं भाषा, ऑल ओवर बेल्जियम में तो 59% डच बोलते हैं और 40% फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन अगर हम उनकी धन संपदा और अमेरिका और उसका स्टैंडर्ड देखें तो जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो परसेंटेज में बेशक कम है, लेकिन वो समृद्धि रिसोर्सेज के मामले में डच वालों से ज़्यादा है। ठीक है, अब इतना आप पढ़ो। इसके बाद हम दूसरे देश की तुलना करते हैं। दूसरा देश हमारा इसमें लिया है श्रीलंका। श्रीलंका हमारा ही दक्षिण भारत का पड़ोसी देश है और एक द्वीपीय देश है। ठीक है, इसकी आबादी भी करीब 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर है। और यहाँ पर भी सबसे प्रमुख यहाँ के जातीय समुदाय के जो लोग हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा सिंगली समूह के लोग रहते हैं जो 74% हैं। ठीक है बेटा, और तमिलों का दूसरा नंबर तमिल का आता है जो 18% है। 18% में भी आप ये जो 2 तरह के जो तमिल हैं, 13% अलग और 5% अलग। बाकी जो 7% बचे हमारे, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो ईसाई धर्म के लोग हैं। ठीक है, और सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, अब 74% कितने हो गए? हमारे सिंगली हो गए। ठीक है, 7% जो हो गए हमारे, वो हो गए ईसाई धर्म के, यानी कि क्रिश्चियन हैं। और जो बाकी बचे वो क्या हैं? हमारे तमिल हैं। ठीक है, ये हमारी श्रीलंका की बनावट है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि बेल्जियम में तो डच और पहले मैं इसको बता रही थी, तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंगली भाषी के लोग बौद्ध हैं और तमिल भाषी लोगों में से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। यानी कि जो सिंगली भाषा बोलते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो तमिल भाषा बोलते हैं वो आधे हिंदू हैं और आधे मुसलमान हैं। बाकी 7% ईसाई हैं, वो तमिल भाषा भी बोलते हैं और सिंगली भाषा को भी बोलते हैं। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डचभाषी लोग अपनी बड़ी संख्या से, यानी कि अब कंडीशन क्या क्रिएट हो सकती है, हम इस बात पर विचार करेंगे। यानी कि कंडीशन क्या क्रिएट हो सकती है कि बेल्जियम में तो शासन किसका हो सकता है? डचों का, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है। मान लो कोई भी डच का कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो लोग उसी को वोट करेंगे, हमेशा वही जीतेगा, शासन हमेशा वही संभालेगा। और श्रीलंका में क्या हो सकता है, क्योंकि सिंगली समुदाय के, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और वो ही हमेशा उसमें पावरफुल रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। स्थिति अब क्या क्रिएट होती है, वहाँ पर सत्ता को किस तरह बंटवारा किया गया है। अब आता है श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। पहले तो हम बहुसंख्यवाद को समझते हैं। बहुसंख्यवाद से अभिप्राय है कि जिस भी धर्म भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, वो जो कम प्रतिनिधित्व वाला जो भी समुदाय, अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है, उस पर अपनी शासन व्यवस्था या उस पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है और शासकीय जो भी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उनको अपने हाथ में रखना बहुसंख्यवाद कहलाता है। अब आता है श्रीलंका का। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे बेटा, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, 2 वीडियो लगे, 3 लगे, लेकिन जब तक इस लेसन को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ये हमें याद नहीं होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये तमिल है, सिंगली है, ये अटपटा, लेकिन आप इसको एक विद डायग्राम याद करोगे कि ये सिंगलियों का, ये श्रीलंका का है, ये बेल्जियम का है, तो बहुत ही ईजीली याद हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें आता है बेटा हमारा श्रीलंका। ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था भारत के 1 साल बाद 1948 में। अब वहाँ पर सिंघली ने जो समुदाय के नेता हैं वो अपने जो संख्या के बल पर वहाँ पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे, इसलिए जो वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप है, वैसे तो श्रीलंका में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, लेकिन वो बहुसंख्य परिस्थिति के तहत वहाँ पर कई कदम उठाए गए। यानी कि जो भी रिजर्वेशन दिया गया है, जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई, योजनाएं बनाई गई है, वो सब किसके फेवर में बनाई गई हैं? सिंघलियों के फेवर में। जबकि वो तो संख्या में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उनका तो रिप्रेजेंटेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाना है शासन व्यवस्था में, लेकिन फिर भी हर चीज़ को किस में फेवर किया गया है? सिंघलियों को। तो जो अल्पसंख्यक बचे, जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं और जो ईसाई धर्म के और हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो क्या है? वो अल्पसंख्यक है। और जो सिंघली भाषा वाले हैं वो क्या है? बहुसंख्यक हैं। तो हमेशा वो अपनी संख्या के आधार पर अन्य समुदायों को अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं। फिर आ जाता है हमारा 1956 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राष्ट्र, यानी कि अब हमारे यहाँ पर क्या है कि भारत में क्या है, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया है, लेकिन 22 अन्य भाषाओं को भी क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ सिंघली को राजभाषा बना दिया गया। और सरकार ने बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए संविधान में भी एक प्रावधान रख दिया, क्योंकि अब जो सिंघली थे वो उनका बहुमत था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसमें वो चीज़ें रखी। अब इसको लेकर वहाँ पर आए दिन विवाद, झगड़े, आंदोलन होते रहते हैं। आपने कई बार सुना होगा अखबारों में भी, सुर्खियों में भी, कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद है। क्या है? बहुसंख्यवाद है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें कि वहाँ पर इस तरह की गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उन समुदायों में जो शक्तियों का बंटवारा है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। इस कारण जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं और वहाँ पर हमेशा गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अब हम इसी के अपोजिट देखेंगे कि बेल्जियम में भी बहुत 3 भाषा बोलने वाले समुदाय थे, लेकिन वहाँ पर सत्ता को किस प्रकार बंटवारा किया गया कि वहाँ पर इस तरह की गृह युद्ध की स्थिति या शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। बेल्जियम में क्या किया गया बेटा? 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। ये क्वेश्चन भी कई बार हमारा आ जाता है कि बेल्जियम के संविधान में 1970 और 93 के बीच कितने संशोधन किए गए हैं? तो वो 4 किए गए हैं। ठीक है सभी। और वहाँ पर किस तरह के एक बेल्जियम मॉडल बनाया गया जिसमें किस तरह का प्रावधान किया गया कि दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को समान प्रभुत्व, समानता का अधिकार मिले, समान उनको सरकार में भागीदारी मिल सके। वहाँ पर क्या प्रावधान रखा गया? वहाँ के जो बेल्जियम का संविधान बनाया गया उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डच बोलने वाले ज़्यादा हैं तो डच वाले मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो और फ्रेंच बोलने वाले कम हैं तो फ्रेंच वालों की कम हो। लेकिन नहीं, वहाँ पर क्या किया गया? वहाँ पर डच वालों ने यहाँ इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया कि वो फ्रेंच वालों को भी बराबर का हिस्सेदार रखेंगे। अब दूसरा इसमें क्या पॉइंट रखा गया? केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। वहाँ के जो 2 स्टेट थे ना, वैलोनिया और फ्लेमिश, वहाँ पर अलग अलग सरकार बनाई गई और उनको अलग से शक्तियाँ दे दी गई। वो अब सेंटर गवर्नमेंट के अंडर रहकर काम नहीं करेंगी। तीसरा वहाँ पर रखा गया कि जो वहाँ की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहाँ पर अलग सरकार बनाई गई, यानी कि पूरे उसकी तो अलग बनाई गई, वेलोनिया की अलग, फ्लेमिश की अलग, ठीक है। और जो वहाँ की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसकी अलग सरकार बनाई गई
समान प्रतिनिधित्व, यहाँ पर दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि अब क्या था भाई, पूरे देश में तो डच ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि पूरे देश में ऑल ओवर देखा जाए तो डच की जो परसेंटेज थी वो ज़्यादा थी, 59% थी, तो वहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन जो वहाँ की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहाँ पर किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया? फ्रेंच भाषी वालों ने, क्योंकि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच वाले बोलने वाले थे, क्योंकि वो धनी थे, समर्थ थे, वो वहाँ की कैपिटल में रहते थे, और वहाँ पर सिर्फ 20% क्या रहते थे? डच रहते थे। तो पूरे देश में डच वालों ने किया, और अगर हम कैपिटल की बात करें वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वालों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और वहाँ पर भी उनको समान अधिकार दिया गया। तीसरा उसमें प्रावधान क्या किया गया कि जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी, जो वहाँ की स्थानीय सरकार थी, ठीक है, वहाँ पर क्या कर दिया, सामुदायिक सरकार बनाने की छूट दे दी गई कि जैसे कोई एरिया या ब्लॉक, वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले अगर ज़्यादा हैं तो वो अपना फ्रेंच का कैंडिडेट चुन ले, अगर डच बोलने वाले ज़्यादा हैं तो वो अपना डच का कैंडिडेट चुन ले। तो इस तरह से बेल्जियम मॉडल में शक्तियों का बंटवारा समान रूप से कर दिया गया, और वहाँ के लोग सेटिस्फाई हैं, वहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्था से आज तक बहुत ही ढंग से सरकार चल रही है। श्रीलंका की तरह वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है उसमें सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, पावर्स को बांटना क्यों ज़रूरी है ये पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप इस लेसन को डिटेल में स्टडी करेंगे और बेल्जियम और श्रीलंका के जातीय बनावट को समझेंगे। उसके आगे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6-7 नंबर का इसमें से फाइनल एग्ज़ाम में आता है।